गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के जो प्रकाश दो प्रभाव व द्रव्य तरंगें थी उनको हमने पूरा किया। चैप्टर नंबर 13 पूरा किया तथा उस चैप्टर के जो आंकिक क्वेश्चन और न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स जो बुक के थे वो भी हमने क्या किए, पूरे किए। आगे इसी क्रम में चलते हुए हम अगला चैप्टर नंबर 14 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। अब इस परमाणुीय भौतिकी में देखो, इसका मैं यदि आपको इंट्रोडक्शन करूं, परिचय दूं, तो मौखिक तौर पे अकॉर्डिंग टू 12th फिजिक्स सिलेबस हम पढ़ेंगे इसमें कि परमाणु क्या होता है, किसे परमाणु हम कहते हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि जो परमाणु होता है वो परमाणु विद्युत का कैसा होता है, उदासीन होता है, चालक होता है, क्योंकि इस परमाणु के नाभिक में जो होते हैं हमने ये पढ़ रखा है पहले भी कि परमाणु में क्या होती है, नाभिक होती है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। हमने पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ा है कि जो नाभिक होता है वो नाभिक एक धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है। कैसे होता है ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, समय के अनुसार मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमने ये भी पढ़ा है या भी पढ़ेंगे कि इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान, लगभग समान द्रव्यमान का एक कण उपस्थित होता है जो विद्युत का क्या होता है भाई, उदासीन होता है। उस कण को उसने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। यह भी हम इसी में पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, आवेशित तो होते हैं, लेकिन कौन से आवेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये विद्युत के ऋणावेशित से क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। अर्थात ये कहें कि इन पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे परमाणुीय भौतिकी। अब बात करें कि परमाणुीय भौतिकी किसे कहते हैं, तो मैं इसको मौखिक तौर पर ऐसे कह सकते हैं क्या कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु व उसके संबंधित सभी घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हमने क्या कहा, परमाणुीय भौतिकी कहा। अर्थात हम ये कहें कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणुीय भौतिकी कहेंगे। ठीक है, उसे हमने क्या कह दिया, परमाणुीय भौतिकी कह दिया। इस परमाणुीय भौतिकी में हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु को समझने के लिए पहले भी काफी वैज्ञानिक इसके बारे में तर्क वितर्क प्रस्तुत कर चुके, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अपने बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे कि जो परमाणु मॉडल था, परमाणु कैसा होता है, क्या होता है और किस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि ये कहें कि किस तरीके से इसकी गतिविधियां होती हैं, वो पहले सबसे पहले जे.जे. थॉमसन नामक कोई वैज्ञानिक था,
उस जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, परमाणु, कहा कि परमाणु का मॉडल जो होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, और इस परमाणु द्वारा इस तरीके की हम व्याख्या कर सकते हैं। उसके पश्चात जो हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ये थॉमसन मॉडल जो है वो तर्क वितर्क देने में क्या रहा, असमर्थ रहा। इस कारण से इसका जो थॉमसन मॉडल है, ये थॉमसन मॉडल अधूरा रह गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये बोर हाइड्रोजन जो परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। ठीक है। उसके पश्चात एक वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, और उसने क्या कहा, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहा। अब इस रदरफोर्ड ने एक प्रकीर्णन किया जिसे हमने कहा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में क्या कहा कि एक पतली स्वर्ण की पन्नी ली, स्वर्ण पन्नी ली, उस पतली स्वर्ण पन्नी पर लगभग 8 से 10,000 अल्फा कण बौछार करवा दिए। तो उसमें ये देखता है कि संपूर्ण कण इस जो स्वर्ण पन्नी इसने ली, उस स्वर्ण पन्नी को पारगमित कर जाते हैं। इन 8 से 10,000 लगभग कणों में से केवल एक कण ऐसा होता है जो उस नाभिक से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आता है। इस कारण से इसने कहा कि इस परमाणु के मध्य भाग में कोई धनावेशित कण उपस्थित होता है या धनावेशित भाग होता है, जिसे इसने क्या कहा, नाभिक का, जिसे इसने क्या कहा, नाभिक का। और ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ। इससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रही, खामियां रही। इस कारण से ये भी एकल परमाणु मतलब हाइड्रोजन के लिए व्याख्या करने में क्या रहा, असमर्थ रहा। तीसरा जो मॉडल दिया, एक हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, सी हो गया बोर का परमाणु मॉडल। ये बोर का ये इसने ये हम इसके अंदर का जो मैटर है ये पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा और किस तरीके से इसमें खामियां रही, कैसे रहा। ठीक है, ये मैं आपको मौखिक तौर पे बता रहा हूं। ये जो बोर का मॉडल है, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर परमाणु मॉडल दिया। इन दोनों की कमियों को ध्यान में रखते हुए इसने एक मॉडल दिया जिसे क्या कहा गया, बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। इस बोर के परमाणु मॉडल से जो ये परमाणु होता है, इससे परमाणु की जो कक्षा की त्रिज्या होती है, जैसे मान लो हमने ये पढ़ा कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर n वृत्ताकार क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। जो कक्षा नाभिक के नजदीक होगी, अति निकट होगी, उस कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला नाभिकीय बल होगा वो अत्यधिक प्रबल होगा। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है तो हम ये देखते हैं कि नाभिक के जो बल का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे परमाणु मॉडल में जो बोर का परमाणु मॉडल था, इस परमाणु मॉडल में भी ये पढ़ेंगे कि जो कक्षाएं होती हैं, हम ये वृत्ताकार जो कक्षाएं मान के चल रहे हैं, ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं की त्रिज्या, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का आवर्त, मतलब कि कितने समय में क्या करता है, ये चक्रण गति करता है, वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात इसमें हम ये देखेंगे, इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि जो परमाणु श्रेणियां होती हैं, जैसे लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फॉन्ट, ये विभक्त ना होकर के सतत रूप से होती है, सतत ना होती, क्या होती है, विभक्त रूप से होती है। तो इनकी अलग अलग कक्षाओं में जो ऊर्जा होगी,
पहली कक्षा में कितनी ऊर्जा होगी, जैसे मान लो पहली कक्षा में जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएंगी तो इसकी ऊर्जा का मान धीरे धीरे ऋणात्मक में कम होगा, वैसे बढ़ता जाता है, ऐसे कहेंगे अपन। फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु मॉडल था, जो बोर का परमाणु मॉडल था, उस बोर के परमाणु मॉडल में भी क्या थी, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो बोर का परमाणु मॉडल उसने दिया, उस बोर के परमाणु मॉडल के हम क्या करेंगे, डायग्राम से क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, संवेग के आधार पर करेंगे। ठीक है, इसी परमाणु मॉडल के आधार पर हम लाइमन श्रेणी के लिए लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड सभी श्रेणियों के लिए हम क्या करेंगे, एक एक तरंग दैर्ध्य या जो भी अतिव्यापन का सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र होता है, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा चैप्टर का परिचय था कि हम भौतिक परमाणु हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे। उसमें हम पहले परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, किसे हम परमाणु कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी, और परमाणु भौतिकी किसे हमने अभी मैंने मौखिक रूप में ये बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा या जिसमें परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हमने क्या कहा, परमाणु भौतिकी कहा। फिर हम जो परमाणु था, उस परमाणु के अलग अलग मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद में बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। जो बोर का परमाणु मॉडल था वो आधुनिक मॉडल भी कहलाता है। इससे आगे कई मॉडल और भी आ चुके, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ये पढ़ेंगे कि बोर का जो परमाणु मॉडल वो आधुनिक मॉडल है। इसके बारे में हम जो हाइड्रोजन परमाणु है, उस हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की त्रिज्या, कक्षा में ऊर्जा, आवर्तकाल, आवर्ती आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ये बोर मॉडल था, उस बोर मॉडल जो श्रेणियां उत्पन्न होती हैं, लाइमन, पासन, ब्रैकेट, फुंड, इन सभी श्रेणियों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं परमाणु से। किसे कहते हैं परमाणु? देखो, परमाणु मैं ये कह सकता हूं क्या कि वह अविभाज्य कण जो सूक्ष्म अवस्था में तथा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे परमाणु कहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अति सूक्ष्म कण होगा और वह अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो, जिसे हम और खंडित नहीं कर सकते और तोड़ नहीं सकते, वह कण जो प्रकृति में अविभाजित हो, उससे अधिक टुकड़े नहीं कर सकते और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ठीक है, उसे हमने क्या कह दिया, परमाणु कह दिया। ठीक है, इसकी जो परिभाषा हम देंगे, ये कहेंगे कि वह सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, परमाणु कहलाता है। वही मैंने कहा कि वह सूक्ष्मतम, अति सूक्ष्म, वह सूक्ष्मतम कण, वह
वह सूक्ष्मतम या अविभाज्य कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब बात आती है परमाणुीय भौतिकी। यहां लिखेंगे, इसकी परिभाषा देता हूं मैं, वह सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी। इसमें लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के बारे में या ऐसे कहें कि परमाणु का अध्ययन किया जाता है, परमाणुीय भौतिकी कहलाती है। परमाणु भौतिकी कहलाती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि वह सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है उसे परमाणु कहते हैं, तथा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु का अध्ययन करते हैं उसे हमने क्या कह दिया? उसे हमने कह दिया परमाणुीय भौतिकी कह दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। तीसरा पॉइंट लेके चल रहे हैं हमारे परमाणु मॉडल। इसमें हम ये पढ़ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परमाणु मॉडल था उस परमाणु मॉडल के आधार पर अलग अलग मतभेद दिया। और उसमें पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जे थॉमसन नामक कोई वैज्ञानिक था। उस जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो कैथोड किरणें थी उन कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से गुजारकर यह प्रतिपादित किया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणु के भाग होते हैं। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। इस आधार पर थॉमसन ने
परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक था, उन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणें ली, और कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन के समकक्ष हम इसको हम कह सकते हैं। इन कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों से गुजारा, और गुजारने के पश्चात यह प्रतिपादित किया कि जो कैथोड किरणें होती हैं, ये कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, इलेक्ट्रॉन के समकक्षी होती हैं। फिर इसने ये देखा कि जो परमाणु होता है, इसने पहला पॉइंट ये कहा कि जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें ऋणावेशित या ऐसे कहें इलेक्ट्रॉन के समकक्ष हैं, दूसरे से नहीं कहा पॉइंट कि जो परमाणु होता है, विद्युत का उदासीन होता है, विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। तीसरा पॉइंट इसने कहा कि जो परमाणु का संपूर्ण आवेश होता है, उसके आयतन में समान रूप से वितरित होता है, तथा तीसरा पॉइंट इसने कहा कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, जिससे इसका संपूर्ण आवेश उसके आयतन में समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चौथा पॉइंट इसने कहा कि ये जब आवेश का मान समान रूप से वितरित होता है, तो जो ऋणावेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धनावेश के मध्य उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं। इसने कहा तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन धनावेश के समीप ठीक उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज व्यवस्थित होते हैं। बीज व्यवस्थित होते हैं, इस कारण इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? इस कारण
इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल के आधार पर विद्युत प्रभाव व तापानिक उत्सर्जन की, पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्युत प्रभाव व तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या कर सका। ये कहें कि जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक था, उस थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उस प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर केवल विद्युत प्रभाव व तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या कर पाया। इस मॉडल के द्वारा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग व स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। उसके पश्चात स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होती हैं, विपाटन प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत प्रभाव, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, विपाटन प्रभाव और रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।